Today we go for atomic and ionic radii of transition metals. ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। हमारे सिलेबस में डिटेल में 3D सीरीज है। 3D सीरीज मतलब जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D सबशेल में एंटर करता हो, वो 3D सीरीज कहलाएगी। इसी को ही हम फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज भी बोल देते हैं। आइदर वी से फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज एक ही बात है। और इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको देखिए बताता हूँ। इनके मेंबर्स कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक। यही वाली सीरीज हमें डिटेल में पढ़ना है। बाकी जो सीरीज है सेकंड रो ट्रांजिशन सीरीज या उसको हम 4D सीरीज भी बोल देते हैं, थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज या उसको 5D सीरीज भी बोल देते हैं, फोर्थ रो ट्रांजिशन सीरीज या उसी को हम 6D सीरीज भी बोल देते हैं। उनको हमें कंपैरेटिव स्टडी करना। और जो स्कैंडियम टू जिंक वाली सीरीज जो कि हमारे पास फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज है या जिसे को हम 3D सीरीज बोलते हैं, इसको हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो देखिए जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जो डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं इनको हम हॉरिजॉन्टली स्टडी करते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैंगनीज। ये आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जब बार बार इसका जिक्र आपके सामने आएगा। आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकेल, देन कॉपर एंड देन जिंक। इनके एटॉमिक नंबर्स को लर्न करना बहुत आसान है ना। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और एक बात और याद रखेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें ये मेटल्स बार बार यूज होंगे और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखने होंगे। तो वहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया नहीं होता है, वो हमें एटॉमिक नंबर खुद याद रखना होगा, उसी की हेल्प से इजी में लिखेंगे। देखिए जब इन एलिमेंट्स के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम। यहाँ स्टार्ट करेंगे आर्गन से। मैं केवल 4 कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। आर्गन 3g1 4s2। आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4s में आ गए 20 और एक हो गया आपका d1 में। तो आर्गन 3d1 4s2। मैं यहाँ पे आर्गन यूज नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं इन एलिमेंट्स की इसी लिख रहा हूँ 4 कॉन्फ़िगरेशन की। तो टाइटेनियम का हो जाएगा 4s2 3d2, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, लेकिन थर्ड शेल के साथ ही थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन सारे आ जाने चाहिए। नेक्स्ट वेनेडियम 3d3 4s2 वाली कंडीशन है। अब मैं केवल अभी एक और लिख देता हूँ 3d4 4s2। तो आप सभी को याद होगा क्लास 11 में काफी हमने सीखा है कि क्रोमियम के केस में जो D4 कंडीशन होती है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि क्या करता है क्रोमियम, जो नियर बाई 4s सबशेल होता है उससे 3D सबशेल एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेता है। और इस तरह से आप देखेंगे जो EC है क्रोमियम का वो क्या हो जाएगा 3d5 4s1। इस बात को स्पेशली ध्यान रखेंगे सब बच्चे। क्रोमियम एक स्पेशल केस है, इसमें जो EC है क्या हो जाएगा 3d5 4s1। अब जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मैग्नीज वाला तो वो सब जो S है उसको वापस कर दीजिए 3d5 4s2। आर्गन सब जगह चल रहा है। आयरन की बात करें 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकेल 3d8 4s2, कॉपर का आपको ध्यान होगा एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेगा S से, तो 3d10 4s1, इसको भी आप याद रखेंगे। और जिंक का 3d10 4s2। तो हमने यहाँ बात करनी है
एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। वैसे तो जो साइजेस हैं, जब आप अलोंग अ पीरियड मूव करते हो, फोर्थ पीरियड की बात आपसे चल रही है, जो 3D सीरीज के मेंबर्स हैं उनका पीरियड कौन सा है, फोर्थ पीरियड है। तो जब आप अलोंग अ पीरियड मूव करते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ आप अगर एक्चुअल में इनके साइज का वेरिएशन देखेंगे, तो मैं आपको एक ग्राफ की हेल्प से देखिए दिखाता हूँ पहले, फिर हम यहाँ पर फिर से बात कर लेंगे। इनके साइज का जो वेरिएशन है वो हमें ग्राफ की हेल्प से देखिए समझाया गया है। ये देखिए, ये जो ग्राफ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें 3D सीरीज, 4D और 5D के बारे में थोड़ा सा बताया गया है साइज का वेरिएशन ग्राफ में। इसमें जो ग्रीन वाली लाइन है, जो ग्रीन वाली लाइन है वो इस 3D सीरीज के लिए, इसको हमें स्टडी करना है। दिस इज द ग्रीन लाइन फॉर 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो अगर आप एक्चुअल में इनके साइज का वेरिएशन देखेंगे, तो स्कैंडियम से जब आप चल रहे हैं आयरन तक, या और बोले तो कोबाल्ट तक, तो ये एटॉमिक रेडियस लगातार डिक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं, जब आप स्कैंडियम से मूव कर रहे हैं कोबाल्ट तक, तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एटॉमिक रेडियस फिर से बढ़ना शुरू हो गई टिल जिंक। तो ये आपको ग्राफ बता रहा है कि जो 3D सीरीज है उसमें जो एटॉमिक रेडियाई है, स्कैंडियम टू कोबाल्ट या आयरन भी बोल सकते हैं, वो डिक्रीज हो रही है और उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो गई। तो ये बढ़ कैसे गई, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये जो हमारे पास 3D सीरीज के हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो है स्कैंडियम में 21, प्रोटॉन्स भी कितने, 21। ऐसे ही जिंक में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 30, और प्रोटॉन्स भी कितने, 30, और आउटर मोस्ट शेल कौन सी, सभी में फोर्थ है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इंक्रीजेस इन द एटम। और जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लगातार लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ रहे हैं, तो इनके बीच में वर्क करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इसकी वजह से साइज डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि शेल तो सब में फोर्थ ही है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो शेल थोड़ी थोड़ी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द प्रोटॉन, टुवर्ड्स द न्यूक्लियर, ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो स्कैंडियम से लेकर के लगभग आयरन तक, मिडवे तक जो एटॉमिक साइजेस हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एटॉमिक साइज फिर से बढ़ना शुरू हो गए। तो इसको हम देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आयरन तक जब हम मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर लगातार बढ़ रहा है, और जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स के बीच में, वो बढ़ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू आयरन, nuclear charge, that is the attraction force between the nucleus and the proton electrons increases, and that's why, due to the increasement of nuclear charge in the same shell, atomic sizes decreases from scandium to iron. लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब ये आपका आयरन वाला केस अगर हम ले लें, तो आयरन में आप इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं कितने आ गए, D6 आ गए, 1 2 3 4 5, और माइनस होंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5।
तो जब ये आयरन की बात करेंगे तो ये D6 हो गया, या मैग्नीज की बात करें तो ये D5 हो गया। ये कैसा हो गया? हाफ फिल्ड कंडीशन हो गई। डी में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? हाफ फिल्ड। तो डी सबशेल का शेप कैसा होता है? डबल डंबल होता है। और डी सबशेल बहुत ही पुअर शील्डिंग प्रोड्यूस करता है क्योंकि इनके ऑर्बिटल्स के बीच में गैप होता है। लेकिन हुआ क्या, जब ये डी सबशेल पार्शियली हाफ फिल्ड हो गया, जब ये डी सबशेल कैसा हो गया? हाफ फिल्ड हो गया, तो अब ये डी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ हद तक शील्डिंग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। करते पहले भी हैं, लेकिन थोड़ा सा जो शील्डिंग इफेक्ट है ये डी में 5 इलेक्ट्रॉन आने के बाद बढ़ जाता है। और जब शील्डिंग बढ़ जाएगी तो जो सेंटर में प्रोटॉन बैठा हुआ है वो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जो जो 5 इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आ गए हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में जिसमें पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन्स, और ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा कम कर देगा, और जिसकी वजह से शेल थोड़ी सी बाहर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा डी सबशेल में, शील्डिंग थोड़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग, थोड़ी थोड़ी जो शील्डिंग है और होना और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए D8 है, कॉपर में D10 हो गया। तो इस तरह से साइज, क्योंकि हाफ वे के बाद, मिड वे के बाद डी सबशेल हाफ फिल्ड हो गई है, और जब ये डी सबशेल हाफ फिल्ड हो जाएगी तो ये कुछ हद तक शील्डिंग प्रोड्यूस कर सकती है, और उसी शील्डिंग की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो फिर डिक्रीज होना शुरू कर देता है। यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में लगना चाहिए था वो डी सबशेल की थोड़ी बहुत जो शील्डिंग होना शुरू हो गई है उसकी वजह से कम हो जाएगा, और शायद इसीलिए फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा फ्रॉम कोबाल्ट टू जिंक। तो देखिए क्वेश्चन अगर आता है आपके पास, why the sizes of 3D series elements first decreases till midway and then again increases to zinc, explain। तो आप क्या बताएंगे? on moving from scandium to iron or cobalt, nuclear charge increases due to nuclear charge increases and that's why atomic radii decreases। क्या लिखेंगे? on moving from scandium to iron, nuclear charge increases in the same shell, that's why atomic sizes decreases, but after midway the atomic radii again starts increasing as d subshell starts producing somewhat shielding effect। कि जो डी सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ हद तक शील्डिंग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए मिडवे के बाद जो एटॉमिक साइजेस हैं वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। राइट, ये जो हमने डिस्कशन किया एटॉमिक साइजेस का, इसका कंक्लूजन ये रहा कि जो साइजेस हैं 3D सीरीज के एलिमेंट्स के उनमें साइज का वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता। दे आर ऑफ कंपेरेबल साइजेस, यानी कि उनके साइज लगभग लगभग सेम ही होते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम आगे यूज करेंगे कुछ और बातों को समझने के लिए। नाउ वी मूव टू सेकंड रो ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज, एंड यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस इन साइजेस इज वेरी क्लोज। जो सेकेंड रो और जो थर्ड रो सीरीज के एलिमेंट्स हैं इनके साइज बहुत क्लोज हैं, और कहीं पर तो आपको ऐसा मिलेगा कि साइज जो सेकेंड रो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का है वो थर्ड रो से ज्यादा हो गया। थर्ड रो में जो आउटर मोस्ट शेल होगी वो होगी, जैसे आपने 3D में शेल पढ़ी थी, फोर्थ थी आउटर मोस्ट, और जो आपके पास सेकेंड रो ट्रांजिशन सीरीज है उसमें आउटर मोस्ट शेल फिफ्थ होगी, और जो थर्ड रो सीरीज है उसमें आउटर मोस्ट शेल क्या होगी? सिक्स्थ होगी। लेकिन आप पढ़ेंगे कि कुछ
जो सेकेंड और थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनमें साइज का वेरिएशन इस तरह से देखने को मिलेगा कि जो फिफ्थ रो ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर है उसका साइज सिक्स्थ रो ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर से ज्यादा हो गया, जबकि जो थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज है उसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, सिक्स्थ है, और जो सेकेंड रो सीरीज है उसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, फिफ्थ है। इसके बावजूद भी जो साइज है वो थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का छोटा हो गया। जो मैंने आपको एलिमेंट सर्किल किए देखिए, ये जर्कोनियम और हाफनियम। जर्कोनियम का साइज होता है 160 pm और हाफनियम का हो जाता है 159 pm, जबकि इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, सिक्स्थ है। और जर्कोनियम आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, जर्कोनियम आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, फिफ्थ है। इसके बावजूद भी जो साइज है वो जर्कोनियम का बढ़ गया देन द हॉफनियम। तो इसका आंसर हमने क्लास 11 में एक टर्म पढ़ा हुआ है उसके बेस पर एक्सप्लेन करना है, और वो टर्म क्या है हमारे पास, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझना पड़ेगा हमें। देखिए हमारे पास एक थर्ड ग्रुप और सिक्स्थ पीरियड का मेंबर है लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 57। और ये जो 14 एलिमेंट्स है ना, सीरियम 58 से लेकर के लुटीशियम 71 तक के, ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं इस लेंथेनम के साथ। इसलिए इन 14 एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर along with लेंथेनम रखा है, और इनको पॉपुलरली आप बोलते हो लेंथेनॉइड्स। ये जो 14 मेंबर्स हैं दे आर पॉपुलरली नोन एज लेंथेनॉइड्स। इनको हम लेंथेनम के साथ ही रखेंगे और पढ़ेंगे। तो होता क्या है देखिए, ये जो आपके पास सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक के एलिमेंट्स हैं दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनमें जो एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर्स होते हैं बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस वेरी वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और उसी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जब हम सीरियम से लुटेशियम तक चलेंगे तो आप देखेंगे साइजेस लगभग लगभग एक से हैं। मुश्किल से जो अंतर होगा 1 पीएम का, 3 पीएम का, 4 पीएम का, 10 पीएम का होगा। और आप समझ सकते हैं 10 पीएम का मतलब 10 का -12 की बात हो रही है। तो वेरिएशन बहुत ही स्मॉल होता है जब हम सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंट्री है वो एफ सबशेल में होती है, और एफ सबशेल बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग प्रोड्यूस करते हैं। और इसी वजह से सीरियम से लुटेशियम तक के जो एलिमेंट्स हैं इनके साइजेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और ये जो सिमिलर और ये ग्रेजुअल डिक्रीज है लगभग एटॉमिक साइजेस का फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम, दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद लेंथेनम के बाद यहाँ से जो मेंबर 72 हॉफनियम है वो स्टार्ट होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लेंथेनम के बाद हॉफनियम आया, तो लेंथेनम के बाद हॉफनियम आ रहा है, लेकिन हॉफनियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद आएगा। यानी कि इसका जो इफेक्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का वो हॉफनियम में भी आपको अच्छे से देखने को मिल जाता है, ऑब्जर्व होता है। और यही वजह है कि जो हॉफनियम में भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से डी और एफ की जो साइज है हॉफनियम का वो जर्कोनियम से भी छोटा हो जाता है, और इसको भी यहाँ पर हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन टर्म ही देते हैं। तो इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एटॉमिक साइज से, व्हाई द साइजेस ऑफ जर्कोनियम एंड हॉफनियम आर हाईली कंपैरेबल, और द साइज ऑफ जर्कोनियम एंड हॉफनियम आर वेरी क्लोज। बस एक स्टेटमेंट आपको लिखना है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, कोर एफ सबशेल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। द फैक्टर देखिए यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, मैं आपको देखिए डाटा पढ़ के बताता हूँ।
the factor responsible for the lengthenoid contraction is somewhat similar to that observed in an ordinary transition series, is attributed to similar cause, that is imperfect shielding of one electron by another in the same set of orbitals. जैसा आपने अभी 3D सीरीज में देखा था, मिडवे के साथ बाद साइज बढ़ना शुरू हो गया था, क्या था, शील्डिंग शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन केस ऑफ ऑर्बिटल। However, shielding of one 4f electron by another is less than that of 1d orbital, यानी कि जो 4f सबशेल के इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा पुअर शील्डिंग प्रोड्यूस करते हैं देन द d सबशेल ऑर्बिटल। एंड एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जब शील्डिंग जो है वो पुअर हो जाएगी तो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। As the nuclear charge increases along the series, there is fairly regular decrease in the size of the entire 4f orbitals. The decrease in metallic radius coupled with increase in atomic mass results in a general increase in the density of element. Density बढ़ जाती है। तो ये सारी बातें रहेंगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन देखिए दो पूछे जाएंगे आपसे। दो क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं, एक क्वेश्चन तो ये रहता है हमारे पास, द साइजेस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज, यानी कि सेकंड रो एंड थर्ड रो सीरीज एलिमेंट्स आर वेरी क्लोज, आर हाईली कंपेरेबल। सेकंड और जो थर्ड सीरीज के एलिमेंट्स हैं इनके साइजेस बहुत क्लोज हैं, लगभग लगभग एक से ही हैं। तो इसका रीजन अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक आप टर्म में बताएंगे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जर्कोनियम और हॉफनियम के साइज सिमिलर क्यों हो गए, इनकी एटॉमिक रेडियाई क्यों सेम हो गई, तो बस एक लाइन लिखेंगे आप, इट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन व्हिच इज अट्रिब्यूटेड बाय पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय 4f सबशेल इलेक्ट्रॉन। राइट, आपके जो और दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो उसको आप बता देंगे द रेगुलर एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ सीरियम 58 टू लुटीशियम 71 ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंटरवीनिंग f सबशेल इलेक्ट्रॉन्स इज टर्म्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो आप बताएंगे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस सेकंड रो ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट साइज बिकम्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल और ऑलमोस्ट सेम। और क्या बता सकते हैं, sides of zirconium and hafnium are very close due to lengthenoid contraction। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, जर्कोनियम के लिए और हॉफनियम के बारे में पूछा जाता है कि जर्कोनियम और हॉफनियम के साइज क्यों एक से हैं या इनमें जो डिफरेंस है वो काफी कम क्यों है, तो इसका रीजन आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बताएंगे। इसके बाद